है ना? आयनिक कैरेक्टर पढ़ा था हमने अभी जस्ट। What exactly the ionic character is? Whenever there is a transfer of electron from one atom to other atom, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। बट इन द सेम वे हम लोग जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड उसको क्यों बोलेंगे, उसको समझो। इफ वी हैव द एटम ए और यहाँ पे अगर आपके पास एक्स रहेगा, ठीक है, दिस पार्ट वी हैव डन इन द इंडक्टिव आल्सो। एक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ए नेगेटिव एटम, और ये ए नेगेटिव एटम होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि दो कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर विथ ईच अदर, स्टिल देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? चार्जेस। और वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना? एक जगह एक साइड क्या होता है अपना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरी जगह पे अपना क्या होता है? कार्बन ही होता है, राइट? बेसिकली यहाँ पे ये जो ए है, ये ए कहाँ से होगा? अपना पी ब्लॉक से ही होगा, सही है। यहाँ पे ये जो एक्स है ये कहाँ से होगा? फोनेक्स में से कोई एक होगा, या फिर ग्रुप ऑफ फोनेक्स हो सकता है, जैसे NO2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, ClO2 हो गया। क्लियर? सो यहाँ पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, ये कौन सा बॉन्ड है आपके लिए? दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी का कंपैरिजन अगर आप डायरेक्टली इसके साथ करते हो, ई पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? ए नेगेटिव। ये जो ई पॉजिटिव एलिमेंट है, दिस इज नथिंग बट आई एम सेइंग दिस इज मेटल, है ना? ये क्या होगा अपना? नॉन मेटल। जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, कैन यू आइडेंटिफाई द बॉन्डिंग डायरेक्टली? ये कौन सा बॉन्डिंग होगा? दिस विल बी योर आयनिक। कौन सा बॉन्ड होगा? ये आयनिक बॉन्ड होगा, राइट? बट डाइपोल मूवमेंट में हमने एक चीज पढ़ी है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट भी नहीं होता, और कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक भी नहीं होता, ठीक है? विच मीन्स दैट देर इज अ क्वेश्चन कि यहाँ पे ये हम लोग जैसे बोल रहे थे, क्लियरली बोल रहे थे, यहाँ पे ये कौन सा आयनिक बॉन्ड है, बट समहाउ गाइस इसमें भी एक कोवेलेंट कैरेक्टर आप पढ़ोगे। हाँ, समझ रहे हो सब लोग कि ये आयनिक बॉन्ड ही है, बट इसमें पार्शियली क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसा क्यों है उसको भी समझो। आयनिक बॉन्ड में जैसे हम समझते हैं ना, यहाँ पे अगर मेरे पास Na है, यहाँ पे है Cl, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na आफ्टर डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे क्या था? इसके पास 3s1 था। जैसे क्लोरीन के साथ इसने बॉन्डिंग कर लिया, है ना, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो क्या हो जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, व्हाट एग्जैक्टली द ट्रांसफर ऑफ इट? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके बैठता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, सही है। वहीं पे अगर आप किसकी बात करोगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बात करोगे, तो होता क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, सही है, सही है ये। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। बेसिकली ये कौन सा बॉन्ड होगा? दिस विल बी योर आयनिक। बट द पॉइंट इज इन दोनों के बीच में होता क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड को शेयर ही करते हैं। सो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही हुआ ना, देखा जाए तो क्या हुआ? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में भी कौन सा कैरेक्टर होगा? पार्शियल covalent character. So you will study a compound which is having a ionic bond. How much covalent character is there? मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, इस टाइप का पढ़ोगे, ठीक है? सेम थिंग यहाँ पे भी पढ़ोगे आप। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मैंने हाइड्रोजन का भी आपको लिख के दिया है। हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइडियली होना क्या चाहिए? इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होना चाहिए। फिर भी चार्जेस क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। एक ऐसा टाइम आता है कि हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव, मतलब ई नेगेटिव एंड ई पॉजिटिव कैरेक्टर इसमें भी इंड्यूस होता है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करेगा,
इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात? Basically, there is also induction of what positive charge and negative charge in the H2 molecule also. समझा? तो तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? That is within a covalent bond. If we have here CH3, CH2, Cl. होता क्या है इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है? दिस इज बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वो कहाँ पे शिफ्ट होता है? दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट? शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए नेगेटिव एटम। और उसकी वजह से जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां तक हमारा क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद क्या होता है? इस कार्बन के और इस क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस, इसकी बात हमने नहीं की थी ना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने के बाद। तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अवर बॉन्ड लेंथ। सही है। यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बट एवर वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बात की थी। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उस टाइम पे उसका क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? तो बॉन्डिंग को अच्छे से समझो कि व्हेनेवर वी आर सेइंग अ कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड, तो उसमें क्या पूछेंगे आपको क्वेश्चन? उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना हो। कैन यू आइडेंटिफाई द आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड नाउ? कोई भी मैंने एटम दिया तो आयनिक एंड कोवेलेंट आइडेंटिफाई कर लोगे? आयनिक में क्लियरली क्या होगा? यहाँ पे एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, लेफ्ट साइड में ई पॉजिटिव में, वहां पे राइट साइड में कौन से होंगे? फ्रॉम दी पी ब्लॉक इटसेल्फ। सही है। लेफ्ट साइड में हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ही होते हैं। सो लेफ्ट साइड में हमेशा आप देखोगे कैटायनिक पार्ट होता है, एंड राइट साइड में क्या होता है? एनायनिक पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर। अभी थोड़े से पीछे जाके आप देखोगे तो हमारे पास एक ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज हलीनाके रबसिसफर। ठीक है, यहाँ पे आप पी ब्लॉक में जाओगे तो मैं लेती हूँ काशी गए सुनने प्रभु। यहाँ पे जाओ आप, एसएन से लेके लेड तक जाओ, क्या हो रहा है? आपका मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। व्हाट एग्जैक्टली द मेटालिक कैरेक्टर? होता क्या है मेटालिक कैरेक्टर? मेटल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो जल्दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहेगा। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा? एज यू आर गोइंग डाउन, तो क्या हो रहा है? आपका साइज, क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, है ना? साइज क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ कि सेंटर से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इफेक्ट करता है, दैट इज नथिंग बट दी जेड इफेक्टिव, है ना? जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा उतना कम क्या रहेगा? मेटालिक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा उतना कम क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर। अभी यहाँ पे क्या हो गया ये? यहाँ पे अगर आप देखोगे रूबिडियम की अगर बात करोगे तो रूबिडियम कौन से शेल में आता है? ये 1 2 3 4 5। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो शेल क्या हो रहा है आपको? इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इंक्रीजिंग, जेड इफेक्टिव इज डिक्रीजिंग। अगर पूलिंग कम हो रहा है, जेड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होगा। सो रिमेंबर वन थिंग, basically a metallic character is nothing but donation of electron easily. क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। अगर आपका ये जो मेटल है, ये मेटल अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा? लेस रहेगा। एज वी आर गोइंग डाउन, साइज इज इंक्रीजिंग, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। सिमिलरली व्हाट यू कैन से, ये ई पॉजिटिव क्या हो जाता है? इजीली बन जाता है। हमने आयनिक बॉन्ड में 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं, है ना? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ कैटायन? इट इज इजीली फॉर्मिंग अ ई पॉजिटिव स्पीशीज, मतलब वो कैटायन होगा। एनायन मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या लेगा, करेगा? एक्सेप्ट करेगा। उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए।
तभी जाके आप उसको सो कॉल्ड क्या बोलोगे, प्रॉपर आयनिक बॉन्ड। सही है। अभी एग्जैक्टली हम बात करते हैं कि फजन्स रूल बोलना क्या चाहता है। ठीक है, फजन्स रूल ये बोलना चाहता है कि आप whenever we are considering a chemical bond, chemical bond is nothing but simple electron pair between the two atoms. Exactly, chemical bond क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स। कोवेलेंट में तो क्लियरली बात कर दे भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट आयनिक बॉन्ड में भी तो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड है ना। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद वहां पे भी तो Na+NCl- के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। द सेम थिंग इज देयर इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो। अगर कोई लोन पेयर दूसरे एटम को डोनेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे रहे हैं ना, बट बॉन्डिंग इज अवेलेबल देयर, तो वो भी बेसिकली क्या हो गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड ही हो गया। ठीक है, इसके इसी लेसन्स के एकदम रेफरेंस में जाके अगर रेफरेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर चार्जेस हमने उसको नाम दिया है। अगर आप NaCl को डिसॉल्व करते हो तो कैटायन एंड एनायन बनता है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, आयनिक बॉन्ड। व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो इजीली टूटता नहीं है। एक ई नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा ई पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अभी फजल्स रूल इज नथिंग बट इट्स यू कैन से डिफरेंस, और बोल सकते हो कंपैरिजन बिटवीन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाउंड देंगे, दे विल आस्क यू भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो आयनिक कैरेक्टर का, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो फजल्स रूल इज ऑल अबाउट नथिंग बट if we are considering a covalent bond, ठीक है, if we are considering a covalent bond will have some ionic character। ठीक है, covalent bond will have some ionic character, same as you can say if we have any compound having an ionic bond, and this ionic bond will have some which character, कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी बात करते हैं, हमने डाइपोल मोमेंट में एक सेंटेंस बोला था कि नाइदर आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक, नाइदर कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, which means that there is one rule which is connecting these two sentences। ठीक है, ठीक है, so write down this, इसको लिखो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो फजन्स रूल है, ये फजन्स रूल किसके लिए बना है, आयनिक बॉन्ड के लिए बना है। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको एज सच, यहाँ पे मुझे बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव सम आयनिक कैरेक्टर, इसको हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर विल, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव द आयनिक कैरेक्टर, कहाँ पे पढ़ा है हमने, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है। व्हाट वी आर सेइंग इन इंडक्टिव इफेक्ट, इफ देयर इज अ bond between E positive and E negative species, that too from the P block, covalent bond ही है purely उसमें, there is induction of the partial charges because of the presence of E negative atoms। समझ रहे हो क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में there is a induction of partial positive and partial negative charge। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मुझे बताओ, इफ आई एम सेइंग CH3 is having bond with CH2, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। ये एक ई पॉजिटिव स्पीशीज है, कौन सी पॉजिटिव स्पीशीज, कार्बोकेटायन अगेन, है ना, कौन सी स्पीशीज है ये, कार्बोकेटायन। ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्लियर कट, इट विल डू द बॉन्डिंग विद एक्स, एंड यू कैन से फोनेक्स में से किसी के साथ भी कर सकता है ना। हो क्या पढ़ा क्या है हमने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर किस साइड शिफ्ट हो रहा है,
ई नेगेटिव एटम के पास। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। NaCl में क्लियरली बात करते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन कम है। क्लोरीन के पास 17 पॉजिटिव चार्ज है, 18 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 एक्स्ट्रा चार्ज है। क्लियरली बात करते हैं हम लोग। वहां पे तो आपको समझ में आता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद द कार्बन। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। किसकी बात हो रही है, ये आयनिक कैरेक्टर। जब चार्जेस की बात होती है तो कौन सा कैरेक्टर होता है, वो आयनिक कैरेक्टर होता है, राइट। बट वहां पे भी एक प्रॉब्लम था, वही मैग्नीट्यूड के बारे में मैम ने कभी बोला ही नहीं। इंडक्टिव, याद रखना, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस होना, है ना। इंड्यूस का मतलब क्या है, वहां पे चार्ज का इंड्यूस होना, किसकी वजह से, ई नेगेटिव एटम की वजह से। समझ में आई बात। दूसरा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कितना कितना उसमें डाइपोल क्रिएट होगा, कितनी पोलैरिटी इंड्यूस होगी, बट एग्जैक्टली इट इज, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये पोलैरिटी इंड्यूस है। ये पोलैरिटी कितनी इंड्यूस होगी, उसी को आप क्या बोलोगे, डाइपोल मूवमेंट। समझ में आई बात। जैसे कि अगर आपको मैंने किसी ओपन सोर्स, जहाँ पे करंट ओपन सोर्स है, वहां पे बहुत पास भेज दिया, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जैसे पहले दूर हो, आपको करंट लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पास जाओ, बहुत ज्यादा नजदीक जाके उसको टच करो, पोलैरिटी इंड्यूस होगा, करंट लगेगा, मैग्नीट्यूड पूछोगे, है ना, बोलते हैं ना, कम करंट लगा, ज्यादा करंट लगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, मैंने किसकी बात की, मैंने डिस्टेंस की बात की, राइट। वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके अंदर भी कोई तो चार्जेस होता है, एंड दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग करंट। चार्जेस नहीं होता तो आपको करंट नहीं लगता। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन चार्जेस चाहिए, एक साइड पॉजिटिव, दूसरे साइड नेगेटिव पोल, तभी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। यहाँ पे तो यही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड आपका पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है, दूसरी साइड पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है, एंड वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास कोई ऐसे एमीटर नहीं है, जैसे हम लोग Na में बोले ना +1 डायरेक्टली चार्ज है, बट कार्बन में नहीं बता सकते आप, ठीक है। इसीलिए डाइपोल मूवमेंट आया है। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, Q1 इंटू, सो बेसिकली व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस, कि दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी के ऊपर आपके डाइपोल का क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। फजल्स ने बताया कि ईच एंड एवरी आयनिक बॉन्ड हैव द कोवेलेंट कैरेक्टर। सो हाउ वी कैन जज दिस कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके कुछ रूल्स है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैंने पोलराइजिंग पावर आपको बताया था, जितना ज्यादा चार्ज होगा, याद है Ca2+ है, कुछ किया था हमने, तो उसको आप पढ़ लेना। सो मुझे बताओ, एज वी आर गोइंग इन द पीरियोडिक टेबल, थ्रू द पीरियोडिक टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, हाउ मेनी चार्जेस, कितने चार्जेस क्रिएट करेंगे वो, +1। So basically valency is 1, सेकेंड पे जाओगे वैलेंसी 2, as you are going through to the Zn, valency is 2, एल्यूमिनियम तक जाओगे वैलेंसी is 3। तो ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस। मतलब इफ आई एम कंसिडरिंग हियर, ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं कंसिडर करती हूँ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट में हमारे पास लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, Rb, एंड देन सीजियम। यहाँ पे
सही है। SR ना, बेरियम। कितने चार्जेस है इसके ऊपर? जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो कितना चार्ज आएगा? +2। फर्स्ट ग्रुप में कितने चार्ज आएंगे? +1। अभी मुझे बताओ, ये जो जिंक विंक है, राइट, कॉपर, चार्जेस आर 1 और 2 दोनों भी हो सकता है। जिंक का जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12, कितना आएगा उसके ऊपर चार्जेस? 2 ही आएगा, सेकंड डिजिट। ये तो कहाँ तक वैलिड है उसको भी समझो। ये वैलिड है आपके 11 ग्रुप, 12 ग्रुप एंड 13 ग्रुप, उसके बाद इसकी बात नहीं होती पजल्स की। whatever comparison will be there, it will be from यहाँ तक ही रहे। हाँ, रुबिडियम भी रहेगा, सीजियम, ये पूरा रहे। ठीक है, सो वी डू नॉट हैव ऑप्शन टू स्किप दिस। व्हाट इज देयर इन 11th ग्रुप? कहाँ से शुरुआत होता है 11th ग्रुप? फोर्थ पीरियड से, है ना। कॉपर, कॉपर के बाद एजी, एजी के बाद एयू, कॉइनेज एलिमेंट्स। ठीक है, देन 12th ग्रुप में कौन है हमारे पास? जिंक है, कैडमियम है एंड एचजी। व्हाट इज देयर इन 13 ग्रुप? कहाँ से शुरुआत होता है 13 ग्रुप? सेकंड से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब एलिमेंट्स पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स पूछेंगे इसी से रिलेटेड पूछेंगे कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो। व्हाट आर द चार्जेस, ये भी समझो। यहाँ पे कितना है चार्ज? +2। यहाँ पे क्या हो सकता है? +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर। ठीक है, स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कितना चार्ज होगा? +3। एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम एंड गैलियम के बारे में पूछेंगे। क्यों? क्योंकि बोरॉन एज सच आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता उतने ज्यादा। समझ में आई बात? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस एलिमेंट्स व्हिच वी आर स्टडीइंग इन दी। ये आपको पजल्स में लगेगा, ठीक है, बाकी 100% कहीं और से क्वेश्चन आएगा ही। आई गेस यू ऑल आर अवेयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। आयनिक बॉन्ड की बात कब करोगे? जब इसके सॉल्ट्स बनाओगे, जैसे कि NaCl, MgCl2, उसके बाद एयर, Cl3, सबको आता है ना फॉर्मूला बनाना। पोटेशियम, KCl, CaCl2, CuCl भी बनेगा, CuCl2 भी बनेगा, सेम एज ZnCl2, ZdCl2। तो आपको ऐसे टाइप के कंपाउंड्स पूछेंगे वो। इसके बाद आपको दूसरा क्या लगेगा? आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमने लटाइस एंथैल्पी में एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, लटाइस एंथैल्पी में आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके लटाइस एनर्जी पे डिपेंड है। अगर लटाइस एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो चलो यहाँ पे ना आपको कंपैरिजन बताते हैं। इफ आई हैव हियर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, I have melting point of ionic compounds। तो ये चीज हमेशा से याद रखो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लेसर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। रिमेंबर द अनदर थिंग ऑल्सो, ये जो हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना गाइस, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लैटिस एनर्जी। उस आयन को या फिर उस 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl फ्रॉम इट्स 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस इज योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा।
दूसरी बात, everyone is aware of whenever you're dissolving ionic compounds in a water, वो dissolve होते हैं, ठीक है. So remember, ionic compounds dissolves in ionic compound dissolves in water, ठीक है. So what about covalent compounds? आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे तो अभी यहाँ पे पहले बस लिख लेना. Covalent compounds dissolves in majorly organic solvents. So we will study later on about the organic solvents. ठीक है. आयनिक के लिए आप सॉल्वेंट कौन सा यूज करोगे? हमेशा वाटर. कोवेलेंट कंपाउंड की बात करोगे तो आप सॉल्वेंट क्या यूज करोगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जैसे कि बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, टोल्यून ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है. फिनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है. कह रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट. राइट डाउन रूल्स. राइट डाउन रूल्स. राइट डाउन रूल्स. सो पहला रूल है साइज, ठीक है. सो राइट डाउन रूल्स. सो फर्स्ट रूल ऑफ फजन इज size. How you will identify the covalent character and the ionic character? Now everyone is aware of the first thing, size of cation is smaller than size of its anion, ठीक है. मैंने अभी अभी NaCl की बात की थी. Na प्लस की साइज उसके Cl माइनस के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी, ठीक है. नाउ एज वी आर गोइंग डाउन इन द ग्रुप, ठीक है, एज वी आर गोइंग डाउन इन द ग्रुप, सो नाके रबसिस पर व्हाट इज हैपनिंग टू दिस साइज? साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अगर साइज इंक्रीज होगा तो गाइस कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर? कैटायन इजीली बनना इज द मेटालिक कैरेक्टर. तो क्या ना इससे आपका यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर विल increase. So remember very important point for this size. Size of cation is directly proportional to what? You can say यहाँ पे ionic character. इतना ज्यादा साइज उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है. सिमिलरली यू कैन से हियर, यहाँ पे जितना ज्यादा साइज है, साइज ऑफ कैटायन है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर. इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये कोवेलेंट कैरेक्टर. एंड दिस इज सेम फॉर एनायंस आल्सो. अगर एनायन का साइज ज्यादा है तो आप बोल सकते हो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? कम. So if I am going here again, what is happening as we are going down? अगर आप नीचे जाते हो तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है? आयनिक कैरेक्टर. बताओ कौन सा इंक्रीज हो रहा है? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो उसके कंपैरिजन में आप कोवेलेंट की बात करोगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्यों? साइज आपका बढ़ता जा रहा है, नीचे जा रहे हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल. जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे दिया, इफ आई एम गिविंग यू NaCl, ठीक है, मैंने अगर आपको दिया CaCl, मैंने यहाँ पे लिया, चलो LiCl लेती हूँ, उसके बाद है मेरे पास KCl. सबसे पहले कोवेलेंट में कौन आएगा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे पहले किसका होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर. यस, किसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे? जिसकी साइज कम है ना, जिसकी साइज कम है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता
इसकी साइज कम है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझना आपका काम है, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो साइज किसकी कम है यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl, उसके बाद CsCl। दिस इज द JPYQ गाइस। बस फजल्स रूल अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा उसका काला चिट्टा पता चाहिए आपके पास कि उसके मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, उसके मेटालिक कैरेक्टर का क्या हुआ होगा, सब चीजें पता होनी चाहिए। So basically size is directly proportional to metallic character. Size is directly proportional to ionic character. Size is inversely proportional to covalent character. This is puzzle's rule number 1. हो गया? Done with this. So shall I move for the rule number 2? So what is rule number 2 is all about charges. अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक चार्ज के ही एलिमेंट्स है, बहुत सारे चार्जेस के, बहुत सारे वैलेंसीज के। सो सेकेंड पार्ट इज चार्जेस, ठीक है। रूल नंबर 2, आपको चार्ज भी देखना पड़ेगा, चार्ज। सो रिमेंबर, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन is directly proportional to covalent character, is directly proportional to what, covalent character. So if I'm considering here मैग्नीशियम +2, ऑब्वियस इसने कोई आयन बना, आयनिक कंपाउंड बना के ही Mg+2 आ रहेगा, ठीक है। एंड इफ आई हैव हियर Na+, किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, Mg+2 विल हैव द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेती हूँ, Cs+ लेती हूँ। Who will have the more covalent character? Who will have the more covalent character? Mg ओनली। आपको कोई तीसरी चीज नहीं सोचनी है, आपको यही सोचना है कि जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज ज्यादा है that will have the more covalent character. Now we need to arrange this, right? सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, Mg+2, उसके बाद कौन सा रूल यूज करोगे आप, साइज। फर्स्ट रूल इज चार्ज रूल, सेकेंड रूल इज साइज रूल while writing down the increasing and decreasing order. Mg+2 के बाद कौन सा आएगा, Na+, उसके बाद Cs, ठीक है। Let's take one more example here, ठीक है। if I have Al+3, Gallium+3, then Mg+2, Ca+2, Na+, K+, who will come first? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैलियम। एज वी आर गोइंग डाउन, ये यहाँ पे क्या करोगे, एज वी आर गोइंग डाउन कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। फिर से बताओ कौन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, Al+3, तो दोनों रूल अप्लाई हो गए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद Mg, मग का नीचे है, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, Mg का आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसके बाद कौन सा आएगा, Mg+2, देन Ca+2, देन Na+, देन K+। सो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, K+। सबसे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर किसके पास होगा, पोटेशियम के पास। दूसरी बात ये भी तो समझो ना, इसको कितने आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, IE1 + IE2 + IE3, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है तो इजीली तो कैटायन नहीं बनता है, एल्यूमिनियम। इजीली कौन बनेगा, पोटेशियम ही बनेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके पास होगा, L3 के पास, L+3 के पास। नाउ देयर इज रूल नंबर 3,
ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो रूल नंबर थ्री is basically for group number 11 and group number 12। ये स्पेसिफिक इन्हीं के लिए, ठीक है, ये स्पेसिफिक इन्हीं के लिए है। सो राइट डाउन कैटायन विथ इसके लिए कैटायन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 and ND10, cation with electronic configuration NH2 NP6 and ND10 will have very high covalent character, will have very high covalent character। हो गया? What is the electronic configuration of copper? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, any idea? What is the electronic configuration of fourth period? फोर्थ पीरियड मैंने बताया था, फोर्थ पीरियड NH2 N-1 D, NH2 N-1 D। ठीक है, घर पे जाके देख लेना, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सो यहाँ पे हमारे पास कॉपर कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? 4s2 ND9। हो गया क्या 11? ये कहीं तो दिमाग से निकल गया होगा। 11 मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 11 ग्रुप का मतलब क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NH2 N-1 D, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 N-1 1 to 10। ठीक है, D 1 to 10। देख लेना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाके, नहीं रहेगा तो याद कर लो। ठीक है, अभी सिंपल है। सो यहाँ पे मुझे बताओ, हमने एक स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट की थी, राइट? कि कोई भी आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? एक तो फुल फिल्ड होना चाहिए या फिर हाफ फिल्ड होना चाहिए। सही है। इसका दूसरा भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 एन। समझ में आया एनोमलस बिहेवियर? अभी मुझे बताओ, मुझे अगर Cu+ बनाना है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर डालोगे? फ्रॉम विच शेल? कहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर डालोगे? कहाँ से डालोगे? 4s से। क्यों? इलेक्ट्रॉन वहीं से जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 4s? 4 प्लस 0, N+L रूल। बहुत सच्ची में बहुत ज्यादा बेसिक है इसमें, मैंने आपको बोला था कि पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगेगा यहाँ पे। छोड़ दो, यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि आपका एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाए। व्हाट इज स्टेबिलिटी? फुलफिल्ड ऑर्बिटल या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या करोगे? 4s1 से निकाल दोगे, राइट? फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 3d10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 3d10 बन जाएगा। सो देखो अभी इसके पास बचेगा क्या? ये जो 3d है ना, ये जो 3d10 है, इसके पहले 3p6 फुलफिल्ड है ना, इसके पहले 3p6 फुलफिल्ड है, इसीलिए तो हमने 3d लिखा है। व्हाट अबाउट 3s2? व्हाट अबाउट 3s2? पूरा का पूरा है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है? NH2 NP6 ND10। ठीक है, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, भाई कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ। 29। क्या करना पड़ेगा आपको? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 देन
सॉरी, 3D 3D 9। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक तो सेम है, 4s1 एंड 3D, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3s2 3p6 इन 3d10 क्या आ रहा है उसका? सी कैटेगरी में आ रहा है। समझ में आया? कॉपर के बाद कौन सा एलिमेंट है? नीचे कॉपर के बाद नीचे Ag है। Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे डायरेक्टली क्या आएगा? Ag का क्या आएगा? व्हाट इज द n फॉर Ag? क्वांटम नंबर क्या है Ag का? भाई कॉपर का क्या है? कॉपर का क्या है? 4। तो Ag का क्या रहेगा? So what is the electronic configuration? 5s2 4d 5s2 4d 9। Ag प्लस का बताओ। क्या आएगा? 4d, तो 5s0 4d 10। अभी ये 4d 10 है, उसके पास भी तो ये आया रहेगा ना, 4s2 4p6 एंड 4d। ये भी स्टेबल है। Ag के नीचे क्या आता है? Au का बताओ मुझे डायरेक्टली। Au का बताओ भाई, क्या आएगा? चलो नेक्स्ट टाइम पे इसको लिख लो, उसके बाद फिर Ag का करेंगे हम लोग। नहीं, इसको खत्म करना है, देन यू कैन गो। जिसको जिसको ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा। स्पीड में लिख लो। दिस इज नॉट वैलिड फॉर +2। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा ही नहीं ना। NH2 NP6 ND10 आएगा ही नहीं, ND9 आएगा। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाकर देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से दो जाएंगे। एक S से जाता है और एक D से जाता है। ऐसा नहीं होता है कि D से ही सब जाते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट होगा जिसकी वैलेंसी, जिसकी एनर्जी कम है। नहीं तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। हो गया डन। राइट डाउन फॉर AU। चलो तुम लोग मुझे बताओ AU के लिए, AU के लिए बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AU? 6s2 5d 9। AU प्लस 6s0 5d। ठीक है। व्हाट अबाउट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या आएगा इसका? 5s2 राइट, और क्या आएगा बोलो? 5p6 एंड 5d10। सो बेसिकली ओवरऑल ने ये पढ़ा गाइस, Cu प्लस Ag plus and this Au plus is having electronic configuration as 3s2 3p6 and 3d10। इसका 4s2 4p6 and 4d10, 5s2 5p6 and 5d10। इम्पोर्टेंट वर्ड ये है, इस टाइप का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलोगे इसको सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वे आपका पॉइंट है कि इसका एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर क्या आएगा इसका? Cu प्लस का क्या आएगा एटॉमिक नंबर? कितना आएगा इसका एटॉमिक नंबर? 28। इसका 36। इसका ये कितना है? 46। दिस इज को चेक करना है ये नोबल गैसेस में है या नहीं।
ये एटॉमिक नंबर्स नोबेल गैसेस में है या नहीं आपको चेक करना, ठीक है। मतलब एफ छोड़ के बाकी सब इसके, जैसे अगर 4s का देखोगे तो यहाँ पे 4f नहीं है, 5 का देखोगे तो इसमें 5f नहीं है, इस टाइप का कहीं भी आ जाए, बेसिकली कहीं भी नहीं, एक ही एग्जांपल, इसी को आप क्या बोलोगे, सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ टेल मी फॉर जिंक, जिंक का बताओ, जिंक का कितना एटॉमिक नंबर 30, और उसका ग्रुप नंबर क्या है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2n, समझ में आया। व्हाट अबाउट Zn+2, ये यहां से ही जाएंगे, है ना, क्या आएगा 3s2 3p6 एंड उसके बाद कैडमियम में क्या आएगा 4s2, कैडमियम ये ना 4s2 4p6 एंड 4d10, देन Hg+2 क्या है 5s2 5p6 एंड 5d10, ये भी किस क्या हो गए सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ टेल मी अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर, उस पॉइंट पे आते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ इसका किसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, विच रूल यू विल अप्लाई, साइज, सबसे पहले कि कौन आएगा कोवेलेंट में Cu प्लस, देन Ag प्लस, देन Au, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा Zn+2, देन Cad1, देन Hg+, समझ में आई बात, ठीक है। अभी मुझे बताओ मैग्नीशियम अगर मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास, इफ आई हैव aluminium+3, then Cd+2, K plus, and then Ca+2, who will have the more polarized मतलब covalent character, who will have the more covalent character, remember this is very important, ये जो एलिमेंट्स है ना ये हाईली कोवेलेंट है, तो सबसे पहले कौन आएगा Cd+2 के बाद, then and then K plus, so do not forget this rule, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्डली एलिमेंट्स ही कितने हैं आपके पास 6 एलिमेंट्स है जिसके बारे में आपको याद रखना है, समझ में आई बात। सो बेसिकली कितने रूल्स है इसमें 3 रूल्स है, एक साइज, दूसरा चार्ज और तीसरा, उल्टा पढ़ो इसको, सबसे पहले क्या आएगा सूडो नोबेल गैस, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप सूडो नोबेल गैस, उसके बाद चार्ज एंड देन साइज। सो फजन रूल इज ऑल अबाउट, Poisson rule is all about how you will judge the covalent character. So remember guys, covalent character को जज करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स है। सबसे पहले को कौन सा आएगा 11 एंड 12 के कैटायंस विच आर गिविंग व्हाट, क्या दे रही है सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है सूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 and ND10, what is the rule number 2 चार्ज, रूल नंबर 3 साइज। तो आपको इसी स्टेप में ही पजल्स रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको देखना है NH2 NP6 मतलब Cu Ag Au and Zn Cdn Hg, इसमें से कुछ है, वो अगर रहेगा तो सेकेंड रूल पे जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके चार्ज एंड देन गो फॉर दी साइज। हाँ यहाँ पे भी साइज अप्लाई करोगे, ठीक है, डिपेंड करता है अगर 2-2 3-3 एग्जांपल दिए तो। क्लियर विद द पॉइंट। नाउ एक लास्ट को टॉपिक बाकी है, दैट इज नथिंग बट दी पोलराइजेशन, एकदम छोटा टॉपिक है कि किसी भी
एनायन का पोलराइजेशन कैसा था, व्हाट एग्जैक्टली द पोलराइजेशन इज। हो गया ये। अभी मुझे बताओ, इफ यू आर डूइंग, यहाँ पे अगर कुछ कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, राइट, आपने उसको तोड़ तोड़ के रख दिया और कॉम को ऐसे ऐसे करके उसके पास लेके गए, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? कंघी करना तो मत बोलो प्लीज, क्या बोलोगे इसको? यू आर डूइंग सम चार्ज, है ना, आप चार्ज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आप एक ऐसे मॉलिक्यूल में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली यू टू स्टडी कि कौन से एलिमेंट में या फिर कौन से केटायन में पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, कौन सा केटायन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, कौन सा केटायन पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और फिर उसके पास चार्जेस क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अगर +3 चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, तो पोलराइजेशन इजीली करेगा, ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वैसे, ठीक है। सो राइट डाउन द लास्ट कॉन्सेप्ट, पोलराइजेशन ऑफ एनायंस। कौन करेगा एनायन को पोलराइज? कौन मतलब मानोगे तो, कौन करेगा एनायन को पोलराइज? बोल रहे कोई भी करे, मुझे क्या। एनायन को कौन करेगा पोलराइज? कैटायन करेगा, राइट। सो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? सेंटर पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है? नेगेटिव चार्ज मुझे पता है, रे इलेक्ट्रॉन पे होता है, सही है। और बीच में भी होगा, शेल्स रहेंगे तो, है ना। अभी पहले तो ये दो आयंस अलग अलग है, जैसे आपने इन दोनों आयंस को पास लेके आए, क्या हो जाएगा सागर, क्या हो जाएगा? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आप नेगेटिव चार्ज के पास लेके गए, क्या हो जाएगा? कहाँ से आए हो तुम लोग? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आया तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस विल कम टुवर्ड्स द मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टॉर्शन इज? डिस्टॉर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इक्वली, ठीक है। ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है एनायन की, ये कैसी है? ये डिस्टॉर्टेड है, बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। इस चीज को आप क्या बोलोगे? पोलराइजेशन, ठीक है। सो राइट डाउन दिस। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द एनायंस एंड कैटायंस। यू कैन सी दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने स्टार्टिंग में आयनिक बॉन्ड की बात की थी, कि पूरा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? एनायन, एनायनिक करेक्टर को, एनायन को ट्रांसफर करता है, राइट, कैटायन। बट फिर भी उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। याद है क्या मेरा सेंटेंस? आयनिक बॉन्ड में कैटायन क्या करता है? पूरा इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? एनायन को। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है? एनायन को। फिर भी उसमें शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होगा, समझ रहे हो? उसमें फिर भी क्या होगा? शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होगा। एंड दैट शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजिंग कैरेक्टर ऑफ कैटायन विद एनायन, ठीक है। सो रिमेंबर, इन द आयनिक कंपाउंड, write down, ionic compound in ionic compound, sharing of electron is because of polarizing character of cation. Again coming to the last point, हम पढ़ किसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? इसी को आप क्या बोलोगे? ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड में, इसी को क्या बोलोगे आप? ये कर क्या रहा है?
ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं इन आयनिक कंपाउंड्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कैटायन हैज द पोलराइजिंग पावर, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ खींचता है, की तरफ खींचता है। तो बोल सकते हो कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। सो हु विल हैव द मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, कोई भी एटम अगर पोलराइजेशन ज्यादा करेगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, व्हाट अबाउट Na प्लस एंड Mg प्लस, Na प्लस एंड Mg प्लस 2 में से पोलराइजेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, Mg प्लस, मत इसीलिए तो हम बोलते क्या उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। डू यू अंडरस्टैंड कोवेलेंट कैरेक्टर? ये समझा क्या, पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते, डिस्टॉर्टेड रहते, जैसे चार्ज एक दूसरे के पास आ गए ना तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब वो उसको मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने के लिए। दैट एग्जैक्टली द कोवेलेंट कैरेक्टर इज, ये जो पोलराइजेशन है ना वही आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है। समझ में आई बात? उसमें से फिर आपको फजल्स के हिसाब से रूल्स को याद रखना। नाउ गोइंग टू दी अनदर पॉइंट, अगर आपको कोई पूछता है साइज ऑफ एनायंस के बारे में, साइज ऑफ एनायन ज्यादा होना मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का या फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो राइट डाउन दिस ऑल्सो, साइज की आपको जरूरत नहीं, जस्ट राइट डाउन चार्ज। चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेम एज यू कैन से चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझे क्या लास्ट पॉइंट? जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज द रीजन एल्यूमिनियम के बर्तन हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो इजीली मेल्ट हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली उसका एक एक्सेप्शनल केस में है। ठीक है, बट वो प्रीवियसली बहुत टफ था एल्यूमिनियम को मेल्ट करना, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसका रिकवरी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, इतना कॉस्टली था कि उसका प्राइस 300 साल पहले, यू कैन कंसिडर 300 नहीं 400-500 साल पहले गोल्ड से भी ज्यादा था एल्यूमिनियम का प्राइस। रीजन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, कैल्शियम से ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं कम रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, बहुत है ना कैल्शियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम में अगर कंपैरिजन करोगे तो मैग्नीशियम का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। हमने सबसे पहले सेंटेंस क्या पढ़ा था, कोवेलेंट कंपाउंड्स विल हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरी बात ये भी अच्छे से समझो, एज वी आर गोइंग डाउन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, जैसे ही किसी एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं ना तो वो डेंसिटी भी बढ़ाते हैं। किसी भी मैटर का अगर डेंसिटी बढ़ गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब जितने जितने नीचे जाओगे मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको जो मेटल मिलेगा वो ज्यादा हार्ड रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना बहुत ज्यादा हार्ड मेटल रहेगा, एक्सेप्ट दिस Mg and सॉरी Hg and कैलियम, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म। वो एक्सेप्शनल केसेस है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर विद द पॉइंट? ये टॉपिक पूरा पढ़ के आना कल।
ठीक है, कल आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी के पहले ओरल होगा, ओरल के बाद डीपीपी मिलेगा।